हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 7 आपकी इस सीरीज का, जिसका नाम है मैराथन कोर्स फॉर योर गवर्नमेंट स्कीम फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020। तो ये होने जा रहा है लेक्चर नंबर 7 इस सीरीज का। ये लेसन प्रस्तुत करूंगा मैं राहुल। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा दैट अनअकैडमी प्लस पर जो है वो 2021 के लिए बैच जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं और अगर घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप ये जो बैच हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जून से जो बैच हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के वो शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर इन बैचेस की डिटेल है। लैंग्वेज इशू ना आए इस वजह से बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में 3 बैच यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं 15 जून 2020 से। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर अनअकैडमी जब आप अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, व्हाट यू कैन डू, सिंपली डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। और डाउनलोड करके आप अनअकैडमी प्लस के स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन आएगा और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते ही आप आगे वाली स्क्रीन पर पहुंच जाओगे। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि अलग अलग मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होता है, 1 मंथ, 3 मंथ्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। लेट्स एज्यूम कि आप 24 मंथ्स की तरफ जाना चाह रहे हो। जैसे सबसे ज्यादा इसी को लोग रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई छोटी मोटी नहीं है, तो टाइम लगता है, दैट्स वाई। सो 24 मंथ्स लेट से यहाँ पर है केस। तो अगर आप स्टडी आईएएस का कोड यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, कोड अप्लाई का ऑप्शन में, तो ये और इसके बाद अगर आप यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो ये जो फी है 64,000 जो है वो रिड्यूस होकर आपकी 57600 हो जाएगी। 10% ऑफ हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर स्टडी आईएएस टाइप कीजिए, अप्लाई पर क्लिक कीजिए और ये 10% डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा और ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ओके, एंड सेम गोज विद 12 मंथ्स एज यू कैन सी ओवर हेयर। यहाँ पर भी 44,000 जो है वो 39,600 हो जाएगा। ओके, एंड 6 मंथ और 1 मंथ 3 मंथ में भी सेम है, बट जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो 12 और 24 को देनी चाहिए आपको, बिकॉज ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट यू हैव टू डू इन विद रेस्पेक्ट टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मॉक टेस्ट की डिटेल है। आप ये मॉक टेस्ट फ्री में एनरोल करके यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं, बिकॉज टेस्ट्स आर द बेस्ट वे टू चेक योर level of preparation. This is brief about me and let's get started with today's lecture number 7। तो लेक्चर नंबर 7 में हम बात करेंगे आज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। पुराने लेसन जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो प्लीज पुराने लेसन देख लीजिएगा ताकि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल सके विद रेस्पेक्ट टू गवर्नमेंट स्कीम्स। मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिंक करा के याद कराया जाए लेक्चर में ही। ठीक है, तो आप देखिएगा तो आपको चीजें याद भी हो जाएंगी, चाहे वो फंड से रिलेटेड हो, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का कॉन्सेप्ट हो, या फिर आपका कह सकते हो कि फंडिंग या इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी याद करने की ट्रिक हो। तो मैंने बहुत सारी चीजें वहां पर लिंक करते हुए, या नाम जो मिनिस्ट्री कैसे याद रखनी है और कहाँ कहाँ आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, वो चीजें भी मैंने वहां पर बताई हैं पुराने लेसन्स में और काफी चीजें लिंक करते हुए पढ़ाया। तो यहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, एमएचआरडी की बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इनिशिएटिव है वो है आपका निष्ठा। निष्ठा यहाँ पर क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव है, नेशनल लेवल का इनिशिएटिव है। ठीक है, किसके लिए है, दो लोगों के लिए है, स्कूल के जो हेड होते हैं और स्कूल के जो टीचर होते हैं। तो हेड और टीचर्स के लिए है कि क्या होगा, उनका होलिस्टिक एडवांसमेंट होगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, बस दो चार चीजें याद रखना कि एक इनिशिएटिव है तो हेड और स्कूल हेड और टीचर्स के लिए है, उनके होलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ जो टीचर्स और हमारे यहाँ मतलब यहाँ पे हम जिनको डील करेंगे वो आपके एलिमेंट्री लेवल के टीचर्स और यहाँ पे स्कूल हेड्स होंगे।
बट यू कैन अंडरस्टैंड कि होलिस्टिक एडवांसमेंट की जरूरत है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं या इसके क्या बेसिक आप कह सकते हो कि क्या इसका एम या ऑब्जेक्टिव है, टू मोटिवेट एंड इक्विप द टीचर्स टू एनकरेज फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, हैंडल डाइवर्स सिचुएशन एंड एक्ट एज द फर्स्ट लेवल काउंसलर्स। ठीक है, तो जो टीचर्स हैं, जो मेंटोर्स कहे जा सकते हैं, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की तरह काम करें, उनके काउंसलर बन के रहें, बच्चों की जो सिचुएशन होती है उनको अच्छे से हैंडल करें, और यहाँ पे मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना कि क्रिटिकल थिंकिंग, जब जब वो मोटिवेट रहेंगे तभी तो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग जाएगी, अदरवाइज वो खुद ही नहीं आएंगे वहाँ पे, अटेंड ही नहीं करेंगे कॉलेज स्कूल जो भी है। सो दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड कि एनकरेज मोटिवेशन वगैरह वगैरह। ऑल टीचर्स एंड हेड्स ऑफ द स्कूल, ये यहाँ पे बेनिफिशियरीज हैं। एलिमेंट्री लेवल की बात हो रही है, याद रखना, जैसे राइट टू एजुकेशन जो हमारा है वो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन यही है। ठीक है, उससे ऊपर के लेवल पर अभी कोई राइट टू एजुकेशन नहीं है, हायर एजुकेशन में नहीं है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी जो बात हो रही है वो एलिमेंट्री लेवल की हो रही है। इसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे जो हैं वो होंगे कौन कौन से, ये जो एलिजिबिलिटी है उसमें कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स, तो SCERT, जैसे आपका NCERT होता है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ऐसे ही SCERT जो स्टेट लेवल पर है वहाँ के मेंबर्स, डाइट्स के मेंबर, और ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स और क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स इन ऑल स्टेट यूटीज, तो ये भी इसके बेनिफिशियरीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डाइट्स के जो डाइट वगैरह, SCRTs के जो टीचर्स वगैरह जो फैकल्टी है, डाइट का मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो टीचर बेसिक ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता है। जैसे आपने स्कूल अगर बात करें हाई स्कूल की, या जो 10th वाला स्कूल होता है, तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, GIC बोलते हैं जैसे नॉर्मली, तो ये इंटर कॉलेज होते हैं। फिर गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, GGIC होते हैं। तो ये सारे मॉडल हैं कि हाँ ठीक है ये होते हैं। ऐसे ही जब बात आती है टीचर्स ट्रेनिंग की, तो डाइट्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। डाइट का मतलब है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये डाइट्स होते हैं, SCRTs है, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, और क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं हर स्टेट यूटीज में। तो ये इसके फैकल्टी मेंबर, इसके एलिजिबल वो हैं बेनिफिशियरीज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लॉन्च किया जा रहा है एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। यूज होगा यहाँ पर टेक्नोलॉजी का, एक मोबाइल ऐप आएगा और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। सो टेक्नोलॉजी, ये जो होलिस्टिक एडवांसमेंट है, इसमें होलिस्टिक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। ये चीज दो आपको याद रखनी है कि पहली चीज तो ये कि ये CSS है, और दूसरी चीज तो ये कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज वगैरह होगा। इसके अलावा इसमें 3 तरीके के मॉड्यूल हैं। ठीक है, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप बस नाम से ही आपको समझ आ जाएगा। सो आप बस इतना अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं, आपके मेंस वगैरह में कोई चीज लिख रहे हो तो वहाँ यूज कर सकते हो, अदरवाइज प्री में इतना ही आएगा कि ये मॉड्यूल्स किससे एसोसिएटेड एंड मैक्सिमम अगर आएगा तो आप बस इसको देख लीजिए। स्टैंडर्डाइज्ड मॉड्यूल है, एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल है, और पोस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल का मतलब एक स्ट्रक्चर, जैसे अभी मैं PDF प्रोवाइड करा दूं लेसन के बाद, तो वो एक आपका मॉड्यूल तैयार होता जा रहा है कि HRD का ये मॉड्यूल है। ऐसे ही एक स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल, एक एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल, और एक पोस्ट ट्रेनिंग। ठीक है, so this is all about national initiative for school head and teachers holistic advancement, निष्ठा। ठीक है, तो निष्ठा आपको याद रखना है, MHRD का इनिशिएटिव है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, तो प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, इनोवेशन पे इंडिया में बहुत ज्यादा आजकल फोकस है। बेसिकली आप समझिए इसको, याद और चीजों से जोड़ सकते हो। ग्लोबल इनिशिएटिव, जो आपका ग्लोबल इनोवेटिव जो क्या कौन सी रैंक थी, इनोवेटिव इंडेक्स है ना, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स, जो इनोवेटिव इंडेक्स ग्लोबली आता है वो आपका वाइपो से आता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें, और जो वो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेन वाइपो वगैरह है। तो ग्लोबल जो इनोवेटिव इंडेक्स है, ऐसे ही इंडियन इनोवेटिव इंडेक्स, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स है, वो नीति आयोग वहां पर लाने का काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। इसके अलावा नीति आयोग बहुत ज्यादा इनोवेशन पे फोकस कर रहा है, हमारी स्कीम्स वगैरह भी चल रही हैं, अटल इनोवेशन मिशन, उसके अंदर बहुत सारे इनोवेशन पे फोकस हो रहा है। ठीक है,
तो ऐसे ही एमएचआरडी कैसे पीछे हो सकता था, तो एमएचआरडी ने भी प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव लॉन्च किया। तो ध्रुव यहाँ पे अभी निष्ठा पढ़ी थी, अब ध्रुव पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो हुए ध्रुव और निष्ठा, ठीक है। तो टू आइडेंटिफाई एंड एनकरेज द टैलेंटेड चिल्ड्रन, ठीक है, टैलेंटेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करो कि हाँ भाई ये वाला टैलेंटेड है, उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद उसको एनरिच करो, उसकी स्किल नॉलेज कंट्रीब्यूट करे पाए वो सोसाइटी में, ताकि, ठीक है। तो उसको पहले आइडेंटिफिकेशन फिर एनकरेजमेंट, ठीक है। कि कोई लड़का यहाँ यूट्यूब पे ऐसे कोई मतलब एजुकेटर बना पढ़ा तो नहीं रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये राहुल नाम का है, तो उसको आइडेंटिफाई करो, है ना। लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, ये आप बस याद रखिए कि आइडेंटिफाई प्लस एनकरेजमेंट। इसके अलावा एम्स टू कवर 2 एरियाज नेमली साइंस एंड आर्ट्स, ठीक है। तो इनोवेशन कहाँ-कहाँ है, सिर्फ साइंस में नहीं है कि साइंस का इनोवेशन नहीं, आर्ट्स में भी है, ठीक है। साइंस और आर्ट्स के इनोवेशन की बात है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना प्रीलिम्स वगैरह के लिए कि आर्ट साइंस ओनली नहीं है, आर्ट में भी इनोवेशन की बात है, ठीक है। इसके अलावा लॉन्च फ्रॉम इंडियन स्पेस, ये इसरो से लॉन्च हुआ है, याद रखना लॉन्च्ड फ्रॉम है, लॉन्च्ड बाय नहीं है, क्योंकि बाय अगर आएगा तो बाय की इनिशिएटिव अलग है, ठीक है। उसके यूवी का प्रोग्राम वगैरह वो इसरो के अलग हैं, ठीक है। इसरो में नहीं जा रहे हैं, ये बस यहाँ पे हुआ था, फ्रॉम ये है, वैसे हुआ है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का। तो ये मत कर देना कि इसरो का प्रोग्राम है, नहीं, इसरो का नहीं है, लॉन्च फ्रॉम इसरो है, ठीक है। इसके अलावा 14th डे लर्निंग प्रोग्राम जो है ये रहेगा, ठीक है। तो इनोवेटिव प्रोग्राम है, तो एक 14 डे का लर्निंग प्रोग्राम होगा, एक तरीके का आप कह सकते हो जैसे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, 1 वीक का सेमिनार, 2 दिन का सेमिनार, 4 दिन का सेमिनार। तो उसी तरीके से इनोवेटिव प्रोग्राम, इनोवेटिव लर्निंग के लिए 14 दिन का लर्निंग प्रोग्राम होगा, जिसमें 60 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम 9 to 12 ऑल ओवर द कंट्री। कुछ सिलेक्ट हर स्टेट से आ रहे हैं, तो कहीं कहीं से मतलब जितने स्टेट्स हैं, एक एक दो दो बच्चे ऐसे करके कुछ आ रहे होंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर इनिशिएटिव है, 60 बच्चे आएंगे, अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे था ना आइडेंटिफाई करना है, पता करना है ना कि राहुल यहाँ कहाँ है ना। यूट्यूब पे इतने लोग पढ़ा रहे राहुल कहाँ है, तो उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसके टैलेंट को यहाँ पे एनरिच करो, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है वो है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, नीट है। अब नीट है तो नीट है तो चलो ठीक है, जो ध्रुव निष्ठा थे तो नीट की तैयारी कर रहे थे, ऐसे कुछ याद कर लो। नीट वो वाला नीट होता है, ई होता है दोनों जगह, ये ए है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी ये है क्या, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड, ठीक है। तो एआई बेस्ड इनिशिएटिव है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट, देखो प्रीलिम्स वगैरह के लिए तो चलो ठीक है नीट वगैरह है, लेकिन मेंस के लिए ये चीजें ध्यान रखना दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है ऐसे में, ठीक है। या कोई भी मेंस में क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यू कैन बेसिकली मेक द डाइवर्सिफिकेशन इन योर आंसर। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में साइंस एंड टेक तो हर कोई लिख के आएगा, है ना, उतना तो दिमाग चल जाएगा, लेकिन यू हैव टू बेसिकली एनरिच वाइड इन योर नॉलेज इन योर आंसर राइटिंग। आप वहाँ पे वे फॉरवर्ड वगैरह में ये चीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि एमएचआरडी का ये मिशन वगैरह ये सब चल रहा है, सो यू कैन राइट दिस थिंग, ठीक है, कुछ भी इनिशिएटिव वगैरह के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इनो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक ट्रेनिंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड, ये है। इसमें क्या है, एड टेक कंपनीज वुड बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू अ पीपीपी मॉडल, और उनके साथ एमओयू किया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पहले रिकॉग्नाइज की जाएंगी, फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया जाएगा एड टेक कंपनीज के साथ। एड टेक कंपनीज क्या होती हैं, जैसे अनअकैडमी, ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो स्टार्टअप जो एड टेक वाले होते हैं, एड टेक मतलब अनअकैडमी हो गया, या बाकी जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं, या जो एजुकेशनल फील्ड में जो भी हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्लस एजुकेशन। इसमें एक नीट प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, एडटेक कंपनीज वुड मैनेज द रजिस्ट्रेशन। इस नीट प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन आएगा उसको एडटेक कंपनी करेगी काम, लेकिन एमएचआरडी वुड एक्ट लाइक अ फैसिलिटेटर। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस अगेन, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट प्री के लिए तो चलो ठीक है, याद रख लेना कि नीट प्लेटफॉर्म जो है वो चलो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि वुड मैनेज रजिस्ट्रेशन, ये काम इनको दे दिया, और ये एमएचआरडी जो है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। अगर याद करो हमने पढ़ा था मेक इन इंडिया, याद आया, नहीं आया तो पुराना लेसन देख लेना। मेक इन इंडिया में हमने बात की थी 4 पिलर की, PISM, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स
और न्यू मैनेजमेंट ऐसे कर न्यू मैनेजमेंट इस तरीके से, तो PISM ऐसे करके आपने पढ़े थे। तो न्यू प्रोसेस के चलो ठीक है, प्रोसेस वगैरह को सिंप्लीफाई वगैरह किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो मैनेजमेंट था, न्यू मैनेजमेंट, न्यू वे ऑफ मैनेजमेंट, तो हमने यहाँ पे मेक इन इंडिया में एक कंपोनेंट ये भी था दैट जो फैसिलिटेटर की तरह यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे जो भी प्रोसेस चेंज करने में ये था कि फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी सरकार, ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर को लाया जाएगा वो सब, तो वो पॉलिसी में चल रहा है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो जो लोग पवेड ऑप्शनल के हैं वो लोग पढ़ते हैं NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो ये उसी का एक एग्जाम्पल नीट में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बहुत सारे हैं, ये भी है, तो इस तरीके से आपको याद भी रहेगा, मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी, और काम भी हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आपको यहाँ दिख रहा है फैसिलिटेटर की तरह काम होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर जो है वो मिनिमम करेगी। इसके अलावा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटीज वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी ताकि जो भी बेसिकली इवैल्यूएट और सिलेक्टिंग द एडटेक कंपनीज, ठीक है। तो इवैल्यूएट और सिलेक्ट करने के लिए अभी जैसे हमने देखा था पिछला वाला इनिशिएटिव, उसमें इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम में भी यही था कि कौन इनोवेटिव है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको एनकरेज करो। यहाँ पर स्टार्टअप को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो कोई करेगा, कौन करेगा, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी करेगी, ठीक है, कर लेगी, बढ़िया है, बढ़िया बात है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो AICTE है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये क्या है, ये आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे आपका मेडिकल काउंसिल अभी रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन बन गया, ठीक है, वो बिल पास हो गया, तो वो आपका रेगुलेट करता है मेडिकल एजुकेशन को। ऐसे ही UGC जो होता है वो BA वगैरह जो आर्ट साइड वगैरह है या जो और भी बैचलर्स की डिग्री उनको करता है। टेक्निकल एजुकेशन जो इंजीनियरिंग वगैरह है उसको AICTE रेगुलेट करता है, ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, बाकी सारी चीजें याद रखना कि यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कहीं ना कहीं से। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इनिशिएटिव, स्ट्राइड। स्ट्राइड क्यों भाई सर, पागल वागल हो गए? नहीं, पागल नहीं हो गए, ध्यान रखना ये डी है, ये वी नहीं है, और जब ये वी हो जाएगा डी की जगह तो आंसर स्ट्राइव आएगा, और स्ट्राइव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम है वो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। क्यों भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर स्ट्राइड अगर अभी मैंने पढ़ा दिया और स्ट्राइव अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्ट्राइव जो है वो है, स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज में स्ट्राइव है ना, कि हम स्ट्राइव करेंगे, वी विल स्ट्राइव टू अचीव द बेस्ट पोटेंशियल आउट ऑफ अस एंड ऑल, ठीक है, वो सब लिखा हुआ है। तो स्ट्राइव का मतलब कि हम कोशिश करेंगे, तो कोशिश करेंगे मतलब हम स्किल वगैरह डेवलप की कोशिश करेंगे, तो ऐसे करके याद रखना। स्ट्राइड मतलब अलग है, ठीक है, स्ट्राइड जो है वो यहाँ की स्कीम है, याद रखना, भूल मत जाना। ये बातें ही तो बाद में एग्जाम में याद आती हैं ना, तो वो कहा जाता है ना, तो वो चीज इसीलिए है कि यही बातें तो एग्जाम में याद आती हैं, कि गलत हो जाता है एक नंबर में, एक अगर गलत कर दिया आपने तो फिर समझ सकते हो प्रीलिम्स में कितना नुकसान होता है। सो दैट्स व्हाई प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ओके, कि ये स्ट्राइड है, स्ट्राइव नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लिंकेज में बताता रहता हूँ, ठीक है, तो बस बने रहिए, लेसन्स पूरे पूरे देखिए। नाउ अनाउंस्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के द्वारा ये अनाउंस किया गया, ठीक। यूजीसी मैंने अभी बताया था ना कि रेगुलेटरी बॉडीज अलग अलग हैं, तो यूजीसी जो है वो भी एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको अनाउंस किया गया। इसके अलावा इसके कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं, कि रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग इन डाइवर्स डिसिप्लिन फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फंडिंग हाई इम्पैक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। तो रिसर्च है और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहेंस करना, और फंडिंग इज समथिंग जो आपको याद रखना है, यहाँ रिसर्च याद करना है, तो रिसर्च एनहेंसमेंट और फंडिंग, ठीक है, स्ट्राइड में ये चीजें हैं, ठीक है, यूजीसी का है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है समग्र शिक्षा, ठीक है। ये बेसिकली आपकी पूरी एक अम्ब्रेला टाइप की स्कीम है जिसमें बहुत सारी अंदर छोटी छोटी स्कीम आ जाएंगी। समग्र शिक्षा एंड इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन के लिए इंटीग्रेटेड स्कीम है ये चीज, ठीक है।
तो एन स्कूल एजुकेशन के लिए एनुअल सर्वे, एसर रिपोर्ट वगैरह ये सब आती हैं, तो इनके फैक्ट वगैरह अपने मेंस के लिए याद करके इनकी पहले से नोट डाउन करके रख लेना कि रिसेंट में कितना एनरोलमेंट है और क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सेम गोज विद हायर एजुकेशन। जब हायर एजुकेशन की बात करते हो तो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन होता है एमएचआरडी का, वो आप उसका डेटा वगैरह अभी हुआ था, तो उसकी डिटेल्स वगैरह के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है और इंस्टीट्यूशनल डेंसिटी कितनी है, मेल फीमेल का रेशियो कितना है और टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो कितना है, तो और ये सारी चीजें आप उसमें से नोट डाउन कर सकते हो मेंस के लिए, ठीक है। ऐसे ये जो एनुअल सर्वे ऑफ एनुअल सर्वे ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, एसर जो रिपोर्ट है, ये मिनिस्ट्री की नहीं है, ये आपका एक प्रथम एनजीओ है, वो काम करता है ये चीज का, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ी चीज फैक्ट वगैरह देखिएगा। यहाँ पे बेसिकली समग्र शिक्षा क्या है, इस पर वापस आ जाते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो अभी पिछली वाली भी थी, ये भी है, ठीक है। इसके अलावा फोकस्ड ऑन रीजनल बैलेंस, रीजनल बैलेंस पर फोकस करता है। और यहाँ पर रक्षा एक पोर्टल, रक्षा एक क्या है, प्रोग्राम है। इट इज अ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स चाइल्ड, गर्ल स्टूडेंट जो भी हैं, तो उनको स्कूल एजुकेशन के साथ साथ रक्षा, आपको पता है ये इनिशिएटिव मतलब क्यों लिया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सोसाइटी में जो क्राइम वगैरह बढ़ रहे हैं वीमेन के अगेंस्ट, ठीक है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है अंडर दिस इनिशिएटिव ऑफ समग्र शिक्षा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसके अलावा इसमें क्या क्या इंटरवेंशन है, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट दे रखी है। मेजर इंटरवेंशन across all level of school education proposed under the scheme are, कौन कौन से मेजर इंटरवेंशन हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि टोटल कुल मिला के 14 मेजर इंटरवेंशन हैं। जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा कोर्स देख रहे हैं उनके उनको भी पता है, उनको पता होगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होते हैं फेयोल के, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि समग्र शिक्षा में भी 14 है, ठीक है। ये चीजें वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल एग्जाम के लिए आपको याद रहेगा। ओके, इसके अलावा यूनिवर्सल एक्सेस इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिटेंशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल एक्सेस जो है स्टूडेंट्स को मिले, बच्चों को मिले, उसकी बात है। जैसे हम पढ़ते हैं आपका आयुष्मान भारत या नेशनल हेल्थ पॉलिसी यूनिवर्सल कवरेज की बात करता है। अब यहाँ ऐसा तो नहीं कि स्कूल कोई नो स्कीम इंश्योरेंस तो है नहीं कि कवरेज की बात होगी, तो यहाँ यूनिवर्सल एक्सेस की बात है। तो यूनिवर्सलिटी इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, क्योंकि ये हमारे प्रीएम्बल में जो सोशल जस्टिस वगैरह है, तो इक्वालिटी वगैरह सबको मिले तो यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिटेंशन, हर चीज में यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब सब जगह स्कूल बनने हो, डेवलपमेंट सब जगह का हो और सब जगह रिटेंशन भी हो उन चीजों का, ठीक है। इसके अलावा जेंडर एंड इक्विटी भी है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब जो मेल फीमेल है सब कुछ, सब हर कोई इसमें पार्ट ले। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टीचर, सैलरी टीचर जो है उनकी सैलरी वगैरह ठीक हो। डिजिटल इनिशिएटिव, यहाँ पे ये सारी चीजें, प्री स्कूल एजुकेशन, और इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, मॉनिटरिंग प्रोग्राम और ये, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट, आप इसे निष्ठा से लिंक करके, ये निष्ठा और ये आप किसी स्कूल एजुकेशन वगैरह चीजों से जोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ समग्र शिक्षा, इसमें क्या क्या बेसिकली मैंने बोला था अभी कि अम्ब्रेला टाइप की स्कीम है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव भी हैं, जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, जो सर्व शिक्षा है एक, ठीक है। सर्व शिक्षा जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा थोड़ा उससे अलग लेवल होता है। तो सर्व शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पढ़े भारत बड़े भारत, विद्यांजलि और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, तो इन सारे इनिशिएटिव को याद रखना कि ये सब इसी के सब स्कीम्स की तरह रहते हैं। मतलब एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर ये सारे हैं। जैसे हमने देखा था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर था। इसके अलावा वहाँ पे मिशन ऑन नेशनल ग्रीन मिशन भी मिशन था, ठीक है, सॉरी मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था। इसके अलावा और भी वहाँ पे सब मिशन इंटीग्रेटेड स्कीम्स थी, ठीक है, जो प्लांट क्वारंटीन, प्लांट प्रोटेक्शन, सीड प्रोटेक्शन, और जो आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है। तो ऐसे बहुत सारे उसमें इनिशिएटिव थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। सेम गोज विद दिस इनिशिएटिव, जैसे समग्र शिक्षा है तो इसमें भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं विद रेस्पेक्ट टू
मतलब सब स्कीम की तरह एक अम्ब्रेला के अंदर। जैसे हमने और भी चीजें देखी हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की है, याद ना हो तो बता दूं वो भी। उसके अंदर मेगा फूड पार्क था, उसके अंदर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज स्कीम थी, उसके अंदर कोल्ड वैल्यू चेन था, वैल्यू चेन एडिशन प्रोडक्शन वगैरह एंड वगैरह। तो इस तरीके से आपके अम्ब्रेला स्कीम होती है जिनमें छोटे छोटे से छुटकू छुटकू से इनिशिएटिव होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा वी हैव मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम अलग से है, ठीक है। आप कंफ्यूज होके ऐसा मत सोच लेना कि मिड डे मील स्कीम जो है वो समग्र शिक्षा के अंदर आ जाएगी, कि अम्ब्रेला के अंदर सब आ गया। नहीं नहीं, खाने की बात अम्ब्रेला के अंदर नहीं होनी चाहिए, भीग भाग गया तो दिक्कत हो जाएगी। सो मिड डे मील स्कीम जो है ये मतलब थोड़ा ऐसे बोलना चाहिए ताकि याद रहे। ओके, सो मिड डे मील स्कीम जो है वो आपको पता है कि खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इसका बेसिक देखो, आप सोचते होगे कि यार खाना तो ठीक है, इस चक्कर में ही मतलब सरकार खाना देती है और बच्चे इसी चक्कर में पहुंच जाते हैं और इस चक्कर में एनरोलमेंट वगैरह हो जाता है ये सब। लेकिन गवर्नमेंट भी यही सोच के ये खाना देती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को ये सब पता ही नहीं है कि अरे ये ऐसा करने से बच्चे आ जाएंगे, तो उन्हें भी पता है कि बच्चे तभी आएंगे। सो एनरोलमेंट जो है उसकी बात होगी, ठीक है। मिड डे मील अगर खाना मिल रहा है तो बच्चे जाके खा सकते हैं। कब खा पाओगे? जब वहाँ पे एडमिशन लोगे तो एनरोलमेंट कराओ, ठीक है। इसके अलावा रिटेंशन, अब ऐसा नहीं है कि एनरोलमेंट ले लिया फिर खाना घर में होम डिलीवरी होगी, नहीं, आपको खाना तो वहीं मिलेगा स्कूल में, तो आपको मतलब रोज जाना पड़ेगा, तो रिटेंशन, ठीक है। इसके अलावा अटेंडेंस, अटेंडेंस का यहाँ पे पंगा है कि ठीक है, अब जाओगे तो अटेंडेंस भी हो जाएगी, ठीक है। रिटेंशन का मतलब कि आप ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया फिर आप मतलब आप उसमें गायब हो गए, फिर ऐसा नहीं है। आप रिटेंशन मतलब लगातार जाओगे, फिर जाओगे तो अटेंडेंस भी दोगे, अटेंडेंस भी आएगी, ठीक है। एनरोलमेंट भी आ गया, अटेंडेंस भी आ गई, रिटेंशन भी आ गया। और साथ ही साथ जब खाना खाओगे, जब वहाँ पे लंच के टाइम में, तो खाना खाओगे तो न्यूट्रिशनल लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल लेवल भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से 4-5 एक ही बार में आपके एक तीर से कितने निशाने हो गए? 1 2 3 4, ठीक है, 4 निशाने हो गए, एक तीर से 4 निशाने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो नाम में अभी मिड डे मील, मील में 4 होते हैं, ठीक है। तो मील में 1 2 3 4, तो मील से 4 निशान है। एनरोलमेंट, रिटेंशन, ये ठीक है, ये मेंस के आंसर में वगैरह में यूज कर सकते हो। क्लास 1 to 8th of government local body and government aided school special training center and मदरसा and मकतब्स, ठीक है, ये सारी जगह पर ये स्कीम जो है वो लागू है, ठीक है। तो मदरसा वगैरह में भी लागू है, याद रखना, बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेनिफिशियरीज पता होने चाहिए, ट्रिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। इसके अलावा सेंटर रन अंडर एजुकेशन गारंटी स्कीम, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन एंड नेशनल चिल्ड्रन लेबर प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। तो ये स्कीम भी इसी के अंदर अंडर एजुकेशनल गारंटी स्कीम में चलती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? समग्र शिक्षा। लेकिन समग्र शिक्षा किसके लिए था? छोटे लेवल के लिए था, बड़े लेवल के लिए तो कुछ आया नहीं, क्योंकि वहां पे समग्र शिक्षा के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, फिर बाकी और थोड़े बहुत इनिशिएटिव थे। तो हम अभी माध्यमिक तक आए, बड़े पे नहीं गए, मतलब इस पर नहीं गए। किस पर नहीं गए? ये जो है उच्चतर शिक्षा। उच्चतर बेसिकली मीन, जिन्हें नहीं पता है, उच्चतर का मतलब हायर, उच्चतर मीन्स हायर, तो हायर शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन, तो रूसा। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये भी है। पिछली वाली कैसी थी? वो भी समग्र शिक्षा कैसी थी? ऐसे याद करो, समग्र शिक्षा कहाँ गई? ये रही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। उसके पहले क्या था? स्ट्राइड यूजीसी का था, नेशनल, ये जो इनोवेशन वाला है ये आपका ये एआईसीटी इम्प्लीमेंटेशन थी, और बाकी ये मतलब कोई ऐसी इनिशिएटिव नहीं था। इसके पहले प्रधानमंत्री ध्रुव जो है, उसके पहले निष्ठा, तो निष्ठा भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, निष्ठा भी था, समग्र शिक्षा भी था, और ये भी है, ठीक है। समग्र शिक्षा और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा ये दोनों आपको बताओ। निष्ठा आप एक क्षण के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये समग्र शिक्षा और उच्चतर शिक्षा, क्योंकि एक आपकी नॉर्मल एजुकेशन माध्यमिक तक की बात करेगा, एक आपका हायर की बात करेगा, दोनों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, क्योंकि मतलब कोई इसका लॉजिक नहीं होता, ठीक है, दोनों है तो है। सेंट्रल फंडिंग वुड बी नॉर्म बेस्ड और आउटकम डिपेंडेंट। फंडिंग जो है ऐसी नहीं है कि बस पैसा हम देते जाएंगे, आउटकम डिपेंडेंट है, ठीक है। सेंटर की फंडिंग आउटकम बेस्ड है।
तो यहाँ पे कौन सा अप्रोच हो गया, आउटकम बेस्ड अप्रोच, जो मैं अप्रोच की पिछले लेसन में बात किया था। तो उसी तरीके से प्रपोज्ड टू इम्प्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू 30% बाय 2022। ये 2022 तक इतना करने की बात करता है। और अभी पिछला जो 2019 में जो आया था, क्या आया था आपका 2019 वाला, वो शायद 2018 का डाटा था, 2019 में जो आया था बेसिकली वो आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन जो होता है MHRD का, वहां पे आपका देखने को मिला था 26.3% आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में, एज पर द रिसेंट जो है 2019 में जो डेटा आया था। ठीक है, तो 2020 तक हमें 30 करना है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। और इसके पहले ये 25 पॉइंट कुछ 94 या ऐसा कुछ था। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, सो ये आप डेटा वगैरह अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। प्रायोरिटी टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दी जाएगी विद रेस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ये इनिशिएटिव अभी अगर याद करो, मैंने बताया था ऐसे वाला ट्रायंगल बना के बताया था। ये क्या भाई, हमने तो पढ़ा ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ा, पुराना लेसन देखो जाके पिछला। यहाँ पे देखो सबसे नीचे है, सबसे ऊपर की पहले बात करते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन, 100 स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। उसके नीचे था आपका अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें 500 है। ठीक है, इसमें 100, इसमें 500। ये आपकी सबसे ऊपर लेवल पे स्मार्ट सिटी, उसके बाद ये छोटी लेवल पे, सबसे छोटे लेवल पर नीचे आती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बेसिकली, ये ऊपर के दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के थे, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का नहीं है, ये आपका नीति आयोग का है। सो दिस डायग्राम वगैरह यू कैन यूज इन योर आंसर राइटिंग। अगर कोई अर्बन इश्यूज या अर्बन लोकल गवर्नेंस या कुछ भी ऐसा आता है, अर्बन सोसाइटी या व्हाटएवर, तो आप बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो 3 जगहों पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी दी जाएगी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लेकर आए जाएंगे। इसके अलावा एक इनिशिएटिव है स्टडी इन इंडिया। स्टडी इन इंडिया नाम से क्लियर हो रहा है कि आपको स्टडी करनी है इंडिया में, मतलब आपको बाहर नहीं जाना है, विदेश नहीं जाना है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना है। ठीक है, तो भारत छोड़ो नहीं करना है, कि महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत छोड़ो, तो मतलब भारत छोड़ो, आपको नहीं छोड़ना है, वो अंग्रेजों के लिए बोला था। ठीक है, आपको यही रहना है। जो लोगों को मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है कि भारत छोड़ो, IIT करो भारत छोड़ो, IIM पढ़ लो भारत छोड़ो, है ना, चले जाते हैं भारत छोड़ के। सो दैट्स व्हाई स्टडी इन इंडिया, कि नहीं नहीं भारत मत छोड़ो, भारत में ही रहो, स्टडी इन इंडिया, भारत में पढ़ो, भारत में रहो, भारत का कंट्रीब्यूशन करो, सब कुछ भारत में करो। ठीक है, सो दिस इज देयर। इसके अलावा क्यों कह रहा हूँ, अभी तो शुरुआत है। तो पहली बात तो ये कि ये जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव है, क्योंकि अब देखो स्टडी इन इंडिया की बात हो रही है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी इन इंडिया में हम अब सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं, हम थोड़ा सा इंडिया के लेवल की बात करने लगे, हम थोड़ा सा ऐसे मतलब, ठीक है जो भी है मैप। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैप के लिए माफी चाहूंगा, अच्छा नहीं बना। बस आप ये समझिए दैट यहाँ पे थोड़ा सा हम बात किसकी कर रहे हैं, दैट यहाँ पर इनिशिएटिव जॉइंट जॉइंट की बात हो रही है। जॉइंट का मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टडी इन इंडिया मतलब बाहर नहीं जाना है, यहीं रहना है, तो एक तरीके से बाहर नहीं जाना। ये इसमें बेसिकली और भी जो फॉरेनर्स वगैरह हैं वो आके पढ़ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आल्सो दिस इज देयर। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्टडी इन इंडिया मतलब जो हमारा जो यहाँ पे तो यहाँ के तो यहाँ रिटेंशन तो है ही, साथ में बाहर से भी आने वाले, तो इस वजह से क्या है कि बाहर से आएंगे तो एक्सटर्नल अफेयर्स भी इन्वॉल्व होगी। HRD तो है ही क्योंकि एजुकेशन की बात है, लेकिन क्योंकि बाहर से आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स अगर बाहर से आएंगे फॉर एजुकेशन, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी वहां पर। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। अब आएंगे बाहर से तो हो सकता है कोई आतंकवादी वगैरह ना आ जाए, तो थोड़ा सा होम मिनिस्ट्री भी आ जाएगी पिक्चर में, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है वो इंडिया में सिक्योरिटी और इंटरनल वगैरह ये सब देखती है, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ दीज 4 जो आपको याद रखना है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इसकी एडसिल है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, बाय द वे आप ये बताओ कि हमने एक देखा था नीट प्लेटफॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन थी, वो थी आपकी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, और ये बताओ कि वो इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था, ध्रुव। तो ध्रुव लॉन्च किया था, ध्रुव नहीं, स्ट्राइड जो लॉन्च किया था वो है ना, इसने किया था, यूजीसी ने। तो आप ऐसे 2-3 चीजें अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहा करो, रात को सोने से पहले चीजें लिमिट याद करो अपने मन में कि आज हमने क्या पढ़ा, तो आपको ऐसे चीजें याद रहेंगी। अदरवाइज कोई मतलब नहीं, आप भूलते रहोगे, आप पढ़ते रहोगे भूलते रहोगे, पढ़ते रहोगे भूलते रहोगे। रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब होता है कि
रिवीजन का मतलब होता है कि रिविजन, विजन है, री ऐसा नहीं कि री लर्निंग, री रीडिंग, रिविजन मतलब रिविजन, ठीक है, लिटरल सेंस में देखा करो। रिविजन का मतलब रिविजन, दोबारा देखो। तो दोबारा कैसे देखोगे? पढ़ के नहीं देखो, दोबारा आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद करो और आपको याद आना चाहिए। तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी एडसेल है। एडसेल मतलब एक एजुकेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसे कर सकते हो। ये एक लिमिटेड बेसिकली मिनी रत्ना है। मिनी रत्ना क्या होता है भाई? मिनी रत्ना जो होती हैं वो आपकी पीएसयूज इंडिया में 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज हैं, ठीक है। सबसे ऊपर सबसे बड़ी वाली जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं आपका पीएसयू, जो सबसे बड़ी वाली होती हैं, जो सबसे बड़ी पीएसयूज होती हैं उन्हें बोला जाता है आपका महारत्ना, फिर नवरत्ना, फिर मिनी रत्ना। तो थर्ड कैटेगरी होती है मिनी रत्ना की, ठीक है। और इंडिपेंडेंस वगैरह दी जाती है, इसलिए पीएसयूज का इंपॉर्टेंस है, ये स्टेटस है एक तरीके का पीएसयूज का। तो ये एडसेल है। इसके अलावा फोकस करती है ऑन अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम सिलेक्ट 30+ कंट्रीज। तो 30+ कंट्रीज से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात है। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन वेब पोर्टल, तो ये चीज आपको याद रखनी है दैट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन वेब पोर्टल यहाँ पे बनेगा, और NV6 पार्टिसिपेशन इन सिलेक्टेड रेप्यूटेड इंडियन इंडस्ट्रीज। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस थिंग कि पार्टिसिपेशन होगा, बाहर से लोग आएंगे एंड ऑल। इसके अलावा इसमें और भी इनिशिएटिव है कि कॉल सेंटर फॉर सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए कॉल सेंटर की बात हो रही है, सपोर्ट करने के लिए। किसको सपोर्ट करना है? ये जो बच्चे आएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो दे शुड हैव द कॉल सेंटर। क्योंकि अभी आप कोई कॉलेज के बारे में पता करते हो, इंडिया में ही रहते हो, तब भी कुछ पता करना हो तो आप फिर कॉल सेंटर, उनका जो नंबर वगैरह होता है, टोल फ्री नंबर है ना, उस पर कॉल करके पूछते हो। तो वैसे ही वो लोग तो विदेश से बाहर से आएंगे, तो दैट्स वाई एल्गोरिथम फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द मेरिटोरियस कैंडिडेट्स। तो एक एल्गोरिथम बना जाएगा कि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के लिए जाए सीट्स, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टॉप 100 पार्टनर, ऐसे नहीं है कि उन जगहों का मतलब कचरा आ गया यहाँ पे, वो नहीं है, ठीक है। डंपिंग नहीं होनी चाहिए, अच्छे बच्चे आने चाहिए। सिलेक्शन ऑफ टॉप 100 पार्टनर जो है, 100 टॉप 100 पार्टनर का सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नाक ग्रेडिंग, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल, ठीक है, और NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें याद रखना कि रिसेंटली जून मंथ में ही ये रिलीज हुई है। पिछली साल 9 कैटेगरीज थी इसमें, 9 कैटेगरीज में स्कूल्स कॉलेजेस थे, अब 10 कैटेगरीज हो गई। डेंटल की कैटेगरी बढ़ गई है। डेंटल, डेंटल का मतलब जो डेंटल कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, वो कैटेगरी बढ़ गई है। तो एक 8-10वीं रैंक यहाँ पे हो गई है। इसके अलावा ब्रांडिंग एक्टिविटीज इन द टारगेट कंट्रीज, close coordination, Indian mission abroad and foreign mission in India. Then we have equip. Equip का नाम है एजुकेशनल क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, ठीक है। एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। तो इसमें क्या है? स्ट्रेटजी है फॉर एक्सपेंडिंग एक्सेस, ठीक है। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि एजुकेशन क्वालिटी को अपग्रेड करना है और इंक्लूजन लाना है, मतलब सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आ पाए और अपग्रेड भी करना है। तो एक्सेस को एक्सपेंड करना है। इंक्लूजन का मतलब यही तो होगा कि पहले 5 लोग हैं तो अब 10 लोग, पहले अगर किसी गांव के लोग नहीं तो उनको भी इनकॉर्पोरेट करें, अगर पहले जेंडर और उसमें अगर जेंडर इक्वलिटी नहीं है एजुकेशन में तो वो भी लाएं। तो एक्सपेंडिंग द एक्सेस। इसके अलावा ग्लोबल बेस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि अपग्रेडेशन है तो अपग्रेडेशन के लिए बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस है, प्रमोटिंग एक्सीलेंस, गवर्नेंस रिफॉर्म। तो वेग हैं आइडियाज, बस आप पढ़ लीजिए। रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी का यूज है, फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ये सारी कीवर्ड्स हैं। इंटरनेशनलाइजेशन, भारी भरकम जार्गन्स, इनको यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसके अलावा इसमें इक्विप हो गया, एक टिक्विप और है, टिक और लगा दो इसमें इक्विप में, तो वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए सेम ही है, ये आपको कहानियां लिखनी है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री हमारी है। इसमें क्या इनिशिएटिव है? एक आपको याद रखना है, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, सत्यमेव जयते नहीं, श्रमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते में क्या है कि सत्य की जय हो रही है, यहाँ श्रम की जय हो रही है। श्रम का मतलब श्रम मतलब मेहनत, हार्ड वर्क, श्रम कर रहे हैं, या मतलब लेबर से रिलेटेड, क्योंकि लेबर की हिंदी होती है श्रमिक। तो श्रम कौन करता है? लेबर जो है, ठीक है। तो श्रमेव जयते कार्यक्रम, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय, प्रधानमंत्री नहीं यहाँ पे हैं, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय है, ठीक है। इम्प्रूव, टू इम्प्रूव
लेबर लॉज इम्प्रूव कंप्लायंस, ठीक है। तो लेबर लॉज को इम्प्रूव करना और कंप्लायंस को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो लेबर लॉज को इम्प्रूव करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा लेबर लॉज का बड़ा पंगा रहता है। आर्काइक लेबर लॉज है, 44 लेबर लॉज हमारे यहाँ इंडिया में थे। इकोनॉमिक सर्वे ने ये चीजें हाईलाइट की थी, जो पिछला वाला था 2018-19 वाला। तो अभी रिसेंटली हमारे जो बजट वगैरह में वो चीजें मतलब हम मतलब 44 से 44 से 4 यहाँ पे लेबर लॉज किए जा रहे हैं। तो लेबर लॉज में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो इम्प्रूव सिर्फ इम्प्रूव न करके छोड़ नहीं देना है, कंप्लायंस भी हो, इंडस्ट्री वगैरह कंप्लाई करे उन चीजों पे। अगर लिखा है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए इंडस्ट्री में, तो होना चाहिए, ठीक है। अगर लिखा है कि पेड़ लगाने तो लगाने, अगर लिखा है कि ये फंडिंग करनी है, फंड कहीं पे क्लाइमेट के लिए लगाना है तो लगाना है, ठीक है। जो भी है रूल उनको मानना है। इसके अलावा टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडिया, तो लेबर की बात हो रही है, श्रमेव जयते की बात हो रही है, श्रमेव की जय हो। इसके अलावा टू प्रमोट कर टू प्रोवाइड करना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो लेबर की भी बात है, साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, उसके कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की भी बात है। इसके अलावा यहाँ पे इनिशिएटिव में क्या-क्या है, डेडिकेटेड श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा पोर्टल एक तरीके का पोर्टल है जहाँ पे इनको श्रम को सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो दिस इज वेरी यू कैन से कीवर्ड दैट यू कैन यूज। ट्रांसपेरेंट लेबर इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो रैंडम सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ट्रांसपेरेंट लेबर इंस्पेक्शन स्कीम। तो जो लेबर इंस्पेक्शन होता है ना, लेबर इंस्पेक्शन अगर किसी इंडस्ट्री फर्म में होता है, तो अगर बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक तरीके का इंस्पेक्टर राज क्रिएट हो सकता है कि अननेसेसरी हैरेसमेंट वगैरह इंडस्ट्रीज का। लेकिन बात इसमें ये हो रही है कि इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करना है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब जो भी इंस्पेक्शन वगैरह है वो ट्रांसपेरेंट हो, रैंडम हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी इस वाली इंडस्ट्री से दुश्मनी है या कुछ ऐसा है या मुझे पसंद नहीं है तो मैं यहीं पे जाके छापा मार दूं, नहीं। ट्रांसपेरेंट तरीके से रैंडम सिलेक्शन होके होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे 16 पर्ची और वो सब खेलते थे ना बचपन में, तो ऐसे कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी के ऊपर अटैक करो, ठीक है। इंस्पेक्शन करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंस्पेक्शन नहीं करो, बिकॉज यू हैव टू चेक द कंप्लायंस एज वेल, ठीक है। तो दोनों काम करने हैं, कंडीशन भी देखनी है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज की बाट लगा दो, लाइसेंस कोटा परमिट राज लग जाए। सो दैट्स वाई ये चीज है। इसके अलावा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, ऐसे ही लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, तो ऐसे नंबरिंग वगैरह होगी। और अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना है, अप्रेंटिस के प्रमोशन के लिए, ठीक है, प्रोत्साहन के लिए। और रिवैम्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये यहाँ पे रिवैम्प करी गई है, ठीक है। रिवैम्प्ड वर्जन अंडर दिस दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। देन वी है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, इंसेंटिवाइज करा जाएगा एम्प्लॉयर्स को, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करे किसको, फार्म जो भी मतलब जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं। तो रोजगार प्रोत्साहन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी दोनों चीजें हैं, ठीक है। दोनों चीजों का प्रोत्साहन है, लिखा नहीं है लेकिन दोनों का है। कैसे पता, हम बता रहे हैं तो याद कर लो। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है, रोजगार का भी प्रोत्साहन है और सोशल सिक्योरिटी का भी प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन किसको करना है, एम्प्लॉयर्स को। एम्प्लॉयर्स कौन होता है, अगर कोई फैक्ट्री है तो जो उसका मालिक है उसे प्रोत्साहित करना है, उसे एनकरेज करना है, उसको मोटिवेट करना है, ताकि वो रोजगार क्रिएट करे और एम्पावर करे, या मतलब या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, मतलब जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों 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 क्या वो करते नहीं है ऐसा? हाँ, वो नहीं करते हैं। वो ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, ना ज्यादा लोगों को काम देते हैं, ना ही सोशल सिक्योरिटी देते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसे कैसे लोग हैं? देखो, एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि हमारे यहाँ सीन ऐसा था कि 10 से ज्यादा अगर आपने एम्प्लॉय रख लिए तो आपको दुनिया भर के लेबर लॉज, जो 44 अभी मैंने बताए थे लेबर लॉज थे पहले, अभी तो थोड़ा सा उनको गवर्नमेंट चेंज कर रही है, अभी प्रोसेस चल रही है उसकी, ठीक है। कुछ बिल आ गए हैं, कुछ दोनों जगह पास हो गए हैं, कुछ प्रेसिडेंट असेंट के पास, तो ऐसे आपको 4 बिल देखने को मिल रहे हैं अभी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ वगैरह एंड वगैरह। तो पहले क्या था कि वो 44 लॉज जो हैं उन सभी में जैसे ही आपके 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हुए, जैसे ही आपने कुछ एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पार किया,
आपको फिर बहुत ज़्यादा कंप्लायंस करना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे, परेशान होना पड़ेगा एज़ अ एम्प्लॉयर। तो कोई एम्प्लॉयर नहीं चाहता क्योंकि हर चीज़ का एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी होती है। अगर मैं 10 चक्कर लगा रहा हूँ इस चीज़ को करने के लिए, कुछ कागज़ों के लिए, वो काम मेरा क्या हो जाएगा, वो मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट जो है वो वहाँ पे नहीं मिलेगी मुझे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ, रोज़ चक्कर लगा रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई एम्प्लॉयर जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देते लोगों को कि यार 10 से ज़्यादा में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी फिर नहीं देते, क्योंकि 10 से ज़्यादा में ये चीज़ें और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं, दैट आपको ये स्कीम में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दोनों चीज़ें यहाँ पे थी, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा। कैसे होगा ऐसा? ऐसा अभी देखेंगे कैसे होता है। तो जितनी भी इसमें क्या होता है, प्रोत्साहन योजना में क्या है कि ऑल एस्टेब्लिशमेंट जो भी ईपीएफओ जो भी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, वो सब यहाँ पे एम्प्लॉइज इसके बेनिफिशियरीज हैं। और एस्टेब्लिशमेंट मस्ट हैव अ वैलिड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? तो अभी हमने एक एम्प्लॉयर नंबर देखा था, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, और एक होता है लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये होता है एस्टेब्लिशमेंट का मस्ट हैव अ वैलिड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? तो ये होता है लेबर आइडेंटिफिकेशन, मतलब एक तरीके से सबके आधार नंबर है, एक तरीके से समझ लो। लेबर आइडेंटिफिकेशन यहाँ का है एस्टेब्लिशमेंट का, और ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था, ठीक है? मतलब जैसे आपके बैंक अकाउंट होता है वैसे ही है, या आपका आधार होता है कि आप बदल जाओगे, आप एक जगह से दूसरी भी चले जाओगे, आपका आधार वही रहेगा, तो ऐसा यहाँ पे नंबरिंग वगैरह है। इसमें बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन इसका ईपीएफओ कर रहा है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसमें एंटायर सिस्टम इज ऑनलाइन एंड आधार बेस्ड, तो ये जो भी है वो ये चीज है। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स इंसेंटिवाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयर बेस, मैंने भी बताया प्रोत्साहन करना है। प्रोत्साहन किसका करना है? एम्प्लॉयर का करना है। क्यों करना है? क्या अचीव करना है? दो चीजें क्या क्या, एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी। रोजगार प्रोत्साहन करना है और सोशल सिक्योरिटी करनी है। कैसे होगा? एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करके, पैसे वैसे दे के, कुछ कैसे पैसे दिए जाएंगे, क्या किया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी है भाई इसकी, कैसे होगा, ये सब बोल तो आपने दिया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है? तो उसकी स्ट्रेटजी ये रही आपकी बड़ी सी फोटो, बड़ी सी स्लाइड। गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है इसमें कि 12% जो है ईपीएफओ, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, बोथ दोनों में गवर्नमेंट 12% कंट्रीब्यूट करती है फॉर ऑल द सेक्टर्स फॉर पीरियड ऑफ 3 years इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड विद ईपीएफओ ऑन दिस थिंग विद सैलरी अप टू 15,000 पर मंथ, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय एलिजिबल हैं, जिन जो 1 अप्रैल 2016 के बाद इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, 15,000 तक की मैक्सिमम सैलरी पर मंथ की सैलरी से जिनकी कम है, तो 12%। इसमें क्या होता है, बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ मतलब पहले एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सरकार देने लगेगी, तो एम्प्लॉयर को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो एम्प्लॉयर को कुछ करना ही नहीं है, और बेनिफिट वगैरह यहाँ पे नहीं, मतलब नुकसान नहीं होगा। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है, मोटिवेट कर रही है। इंसेंटिवाइज करने से मोटिवेट होते हैं लोग। देन वी हैव चाइल्ड लेबर के रेस्पेक्ट में दो इनिशिएटिव है बेसिकली, एक नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम है और एक आपका पेंसिल पोर्टल है, ठीक है? तो ये काफी टाइम से ये चीजें चल रही हैं, तो बस आप चाइल्ड लेबर के मेंस के एनालिसिस के लिए इसको याद रखना कि यहाँ पर ये चीज है, ठीक है? पेंसिल पोर्टल और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम। देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है? अगली मिनिस्ट्री है एचआरडी और लेबर के बाद लॉ एंड जस्टिस, ठीक है? इसकी क्या बात है, सबसे पहले है प्रो बोनो लीगल सर्विस। प्रो बोनो लीगल सर्विस, ठीक है? तो बोनाफाइड, मालाफाइड, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो प्रो बोनो लीगल सर्विस टू एनकरेज लॉयर्स एंड लीगल प्रोफेशनल टू प्रोवाइड प्रो बोनो लीगल सर्विस। वैसे तो प्रो का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऐप है नॉर्मल, उसमें अगर प्रो आ जाए तो फिर वो आपको पैसे वगैरह देने पड़ते हैं, सारे ऐप में यही है, प्लस आ जाए या प्रो आ जाए तो मतलब वो पेड हो चुके हैं। लेकिन ये प्रो अलग है, ये प्रो ऐसा नहीं है, ये प्रो पेड चीजों को फ्री करने की तरफ जा रहा है। तो ये प्रो वो वाला प्रो नहीं है, ये बस याद रखने के लिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, प्रो बोनो मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं है। और मैं बस याद कराने के लिए, प्रो का मतलब ऐसे तो ये होता है कि कोई चीज में प्रो है, जैसे कोई यूट्यूब है तो यूट्यूब प्रो, मतलब वो आप अपने आप समझ जाओगे कि क्या है वो, पैसे वैसे लगेंगे अब, ठीक है? अनअकैडमी था, अनअकैडमी प्लस आ गया, पेड हो गया, ठीक है? या गाना ऐप तो गाना प्रो, ठीक है? तो प्रो प्लस ये सब चलता रहता है, ठीक है? दुनिया भर का बहुत सारे जितने ऐप हैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड या बाकी सारी चीजें, तो प्रो और प्लस का मतलब पेड, ठीक है?
तो यहाँ क्या है, यहाँ लॉयर्स और लीगल प्रोफेशनल टू प्रोवाइड प्रो बोनो लीगल सर्विस, ठीक है। तो ये प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोवाइड करें, ऐसा उन्हें एनकरेज किया जाएगा, ताकि मतलब उन्हें एक तरीके का उनका एक डाटा क्रिएट किया जाएगा और उनकी मतलब उनको फ्री में सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने को ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। डाटाबेस बनाया जाएगा कैप्चरिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉयर्स, और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होगा थ्रू विच इंटरेस्ट लॉयर्स कैन रजिस्टर देमसेल्फ टू वॉलंटियर प्रो बोनो सर्विस। प्रो बोनो सर्विस अगेन प्रो वाला मतलब फ्री नहीं है, सॉरी फ्री है, ठीक है, नॉर्मली फ्री नहीं होता लेकिन ये फ्री है, मतलब लॉयर इसमें रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। डाटाबेस में उनकी इंफॉर्मेशन भी होगी, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने आप को एलिजिबल बता सकते हैं कि हाँ भाई हम फ्री हैं, किसी को काम हो तो हमें बता देना, ठीक है, हम फ्री में काम कर देंगे। सो इस तरीके से फिर लोग आ सकते हैं, लोग उसमें प्रो बोनो लीगल सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो जैसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 नहीं 39 नहीं, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी में ये चीजें बात की गई है, ठीक है, ये चीजों की बात की गई है, जो फ्री सर लीगल एड, फ्री लीगल एड, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी में, ठीक है, तो वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 39A है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करने में मेरे को दिक्कत आ रही है बट स्टिल शायद 39A है, ठीक है। सो यू कैन चेक इट आउट, यू कैन क्रॉस चेक इट, ठीक है। तो उस तरीके की ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, वो एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बना के हम चला रहे थे, ये थोड़ा सा एक और है उसी तरीके का इनिशिएटिव है जो आप लिख सकते हो आपकी आंसर राइटिंग में और मेंस वगैरह में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। न्याय मित्र पेंडिंग ऑफ केस वगैरह से कोई मेंस में एनालिसिस हो तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन की रेलिवेंस, ठीक है, ऐसे नहीं है कि बस अब बता दिया तो कोई भी आ जाए लिख के चला, नहीं, थोड़ा ध्यान से। न्याय मित्रा एक अनदर इनिशिएटिव है, रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ द केसेस अक्रॉस सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पेंडिंग ऑफ केसेस को कम करने के लिए विद स्पेशल फोकस ऑन दोस पेंडिंग फॉर मोर देन 10 इयर्स, 10 साल से ज्यादा पुराने पे ज्यादा फोकस है, ओवरऑल पेंडिंग ऑफ केसेस पर फोकस है। न्याय मित्रा क्या है, न्याय मित्र ये जो रिटायर्ड न्याय मित्र रिटायर्ड जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन से वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो लीगल एक्सपीरियंस है जिनके पास, मतलब लीगल एक्सपीरियंस वाले एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल, तो जुडिशरी जुडिशियल ऑफिसर, तो इन लोगों को एक तरीके का एक एलिजिबिलिटी है इसकी, तो ये लोग क्या करेंगे, न्याय मित्र की तरह काम करेंगे। जैसे हमने देखा था, जैसे जब हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए था, बैंक को गांव तक पहुंचाना था, तो एक इनिशिएटिव आया था बैंक मित्रा, कि वो बैंक वाले लोग होंगे वॉलेंटियर्स टाइप के, वो आपके घर पे आएंगे, वो छोटी वाली मशीन लेके आएंगे, आपका एटीएम वगैरह होगा, आपको दे देंगे, आप उसमें वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वाइप वाइप कीजिए, आपको पैसे देंगे, आपको बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, डोर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके का एक बैंक मित्र भी है। ऐसे न्याय मित्र है, न्याय मित्र आपको न्याय दिलाने का लिए मित्र हैं, ये रिटायर्ड लोग हैं। ये बेसिकली करेंगे क्या रिटायर्ड लोग आके, मतलब इतनी एज हो गई है, वो मतलब जज हैं, जज वगैरह अपना जुडिशियल काम छोड़ चुके हैं, तो आप बोलो क्या कैसे सपोर्ट करेंगे, वो ऐसे सपोर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट ऑपरेट आउट एट द डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेंटर हाउस्ड इन सीएससी। तो जो कॉमन सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर माइटी में पढ़े थे, और हमने ये आपके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, किसान मानधन के लिए और बाकी चीजों के लिए, किसान सम्मान निधि के लिए कॉमन सर्विस सेंटर था। लेबर मिनिस्ट्री में भी एक स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, तो उसमें भी ये चीज कॉमन सर्विस सेंटर ही काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट ऑपरेटेड आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटिंग सेंटर, तो डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटिंग सेंटर है, तो वो यहाँ पे वहां पे ये प्रोजेक्ट ऑपरेट होगा, ठीक है। एक चीज ऐसे मुझे याद आई, फैसिलिटेशन सेंटर हमने एक स्टार्टअप इंडिया में भी पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर। तो इस तरीके से आप चीजों को इधर से उधर तोड़ मोड़ के जोड़ जाड़ के जैसे याद करो चीजों को, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया में 3 कंपोनेंट थे, देखो यहाँ पे और लिंक करा देते हैं। एक पहला था सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, दूसरा था फंडिंग, और तीसरा था आपका गवर्नेंस वगैरह जो भी है, ठीक है। तीसरा था इंक्यूबेशन और इंडस्ट्री एकेडमिया। तो 3 कंपोनेंट थे, 3 पिलर थे। ये चीज आप ऐसे आंसर राइटिंग में डायग्राम वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मेक इन इंडिया में 4 कंपोनेंट थे, स्टार्टअप इंडिया में 3 कंपोनेंट थे। तो उसमें जो सिंप्लीफिकेशन, हैंड होल्डिंग और बाकी जो इनिशिएटिव है, तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर वहां आया था। यहाँ डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, ठीक है। और अगर पुराना स्कीम याद करो, सीसीटीएनएस में डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म आया था, डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म, डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पोर्टल, ठीक है, जहां पर आपको 7 सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। इसके अलावा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस एंड कनेक्टिंग लिटिगेंट्स टू डीएलएसए सीएससी टेली लॉ। तो यहाँ पे ये करेंगे क्या, अब ये बुजुर्ग लोग, रिटायर्ड लोग, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, न्याय मित्र बन के करेंगे क्या,
अब बैंक मित्र तो चलो जाके कर देते, ये क्या करेंगे? अब ये थोड़ी ना रिटायर हो चुके हैं तो ये कैसे काम करेंगे? ये तो नहीं कर सकते। तो ये इनडायरेक्ट मित्र का काम है। हम ऐसा थोड़ी ना कह रहे कि बैंक में ही जा वहाँ पे मतलब जज बन जाओ सही में। इनडायरेक्ट सपोर्ट करेंगे कि कोई लीगल एडवाइस है तो वो दे देंगे। इसके अलावा जो लिटिगेंट है, जो परेशान विक्टिम है, लिटिगेंट है, जो केस वगैरह कर रहा है, जिसको दिक्कत है, उसको बताएँगे कि आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप कॉमन सर्विस सेंटर, कम्युनिटी सेंटर जो भी हैं, या टेली लॉ क्या होता है, जो टेलीपैथी मतलब टेलीफ़ोन वगैरह दूर से बात करके उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह अपने जो जान-पहचान के लोग हैं, तो एक तरीके के मतलब जो आप समझ रहे हो ना कि सोर्स वगैरह जो लगती हैं उन तरीके का काम, मतलब वो सोर्स वगैरह तो करप्शन के वे में हो जाएगा, बट स्टिल उसी तरीके का थोड़ा-सा कि उनका जो एक्सपीरियंस है न्याय मित्र का, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अलग-अलग जगह यूज़ कर सकते हो। इसको अलग-अलग जगह कहाँ यूज़ कर सकते हो? एक तो इसको पेंडेंसी ऑफ द केस में यूज़ कर ही रहे हो बिकॉज़ वो तो सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि ठीक है पेंडिंग है, तो इसलिए ये चीज़ों की ज़रूरत है कि थोड़ा-सा जनता को हेल्प मिले एंड ऑल दोज़ थिंग्स। एक इसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो जो अभी इश्यू आ रहा है। जो इश्यू आ रहा है कि मतलब लोग जो है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद उन्होंने कूलिंग पीरियड नहीं लिया और जल्दी से वो राज्यसभा एमपी बन गए। सो जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन की बात है वो वहाँ पे क्वेश्चन में आ गई। तो वैसे आंसर के वे फॉरवर्ड में एक एक इश्यू बनता है कि वो लोग करें क्या? अगर उनमें टैलेंट है और उनकी 65 एज हो गई है या जो भी 65 रिटायर हो गए हैं अब वो लोग, तो उनके टैलेंट का हम यूटिलाइज़ेशन नहीं कर पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए, यूके, तो कहीं आपको देखने को मिलेगा कि एज इतनी ज़्यादा है कि ब कोई मतलब रिटायर होता ही तब तक वो उसको बिल्कुल उसका पूरा निचुड़ जाता है वो, ठीक है? एक्सट्रैक्ट हो जाता है उसके अंदर जितना भी पोटेंशियल होता है। से 70, 75 ऐसे बहुत टाइम हो जाता है। कहीं-कहीं रिटायर ही नहीं करते हैं कि आप मतलब जब जब तक आपकी जान है तब तक लगे रहो, ठीक है? तो ऐसे करते हैं। इंडिया में रिटायर हो जाते हैं, जल्दी रिटायर हो जाते हैं तो उनका ना पोटेंशियल यूज़ हो पाएगा अगर हम उनको घर बैठने को बोल देंगे। तो इस वजह से हम ऐसा कह भी नहीं सकते कि नहीं आप ऐसा ना करो। तो उसके वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि न्याय मित्रा जैसी प्रैक्टिस को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और इस तरीके से कुछ इसकी को कुछ कंपल्सरी कर दो या इसी को कुछ कर दो ताकि चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे से हो पाएँ, ठीक है? तो ऐसे आप कुछ भी इनोवेशन अपने आंसर्स में लिख सकते हो। इसके अलावा रेफर द मार्जिनलाइज्ड एप्लीकेशन लोक अदालत वगैरह में मतलब जो भी जनता को पता नहीं होता। देखो लॉज़ में क्या है जैसे आपने ओह माय गॉड देखी है कि यू कैन फाइल आप अपना केस खुद लड़ सकते हो बट स्टिल वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पूरा जुडिशरी का सिस्टम, तो बहुत दिक्कत होती है और सुप्रीम कोर्ट में तो और दिक्कत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ोगे फ्रॉम आर्टिकल 343 से लेके 343 से लेके 350 तक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 351 तक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है वो लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट और लैंग्वेज इन द यूनियन, स्टेट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, एक्ट की कौन सी लैंग्वेज होगी और कौन सी प्रमोशन हिंदी का प्रमोशन, तो वहाँ आर्टिकल 350, 49 ऐसा कोई आर्टिकल है जो बात करता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी लैंग्वेज में आप लिटिगेशन वगैरह नहीं कर सकते, जजमेंट भी इंग्लिश में आएगी, सब इंग्लिश में चलता है सुप्रीम कोर्ट में, तो और दिक्कत है। तो इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसलिए न्याय मित्र को लाया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसे कुछ चीज़ों को लिंक किया करो, एक साथ मत पढ़ा करो। प्लेन लर्निंग से नहीं होगा, रोट लर्निंग से नहीं होगा, थोड़ा-सा चीज़ों को अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में कौन-सी स्कीम है? अब हमने ये चौथी मिनिस्ट्री पकड़ी हुई है अब, तो इसकी बात करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये न्यूज़ में रहती थी जब कोविड-19 का पैंडेमिक में सिचुएशन चल रही है, तो वहाँ पे ये न्यूज़ में रहती थी खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक है? खनिज क्षेत्र कल्याण योजना मतलब खनिज क्षेत्र का मतलब क्या है? क्षेत्र का मतलब एरिया, खनिज का मतलब मिनरल। सो मिनरल एरिया, तो मिनरल जहाँ पे पाए जा रहे हैं, ऐसे एरिया के कल्याण या प्रोग्रेस की बात हो रही है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पीएम ऐसे लिख सकते हो पीएम मिनरल एरिया प्रोग्रेस स्कीम, ठीक है? मिनरल एरिया के प्रोग्रेस की एक स्कीम है, एक योजना है टू इम्प्लीमेंट वेरियस डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम। देखो माइनिंग एरिया में प्रोग्रेस करना है मतलब डेवलप करना है, ठीक है? ये इसका इनिशिएटिव है। इसमें करा क्या जाएगा? मिनिमाइज और मिटिगेट किया जाएगा जो भी ड्यूरिंग आफ्टर और माइनिंग की जो भी चीजें हैं, जो भी उसके साइड इफेक्ट हैं और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द पीपल अफेक्टेड इन द एरियाज, ठीक है? तो लोगों की हेल्थ वगैरह भी, लोगों का डेवलपमेंट भी, ओवरऑल डेवलपमेंट भी और पूरी जो माइनिंग की प्रोसेस है उसमें जो भी एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए वो सब चीजें हैं। तो इसमें क्या है इम्प्लीमेंटेशन इसको करती है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन
उसका एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के पास, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यहाँ आपके ब्यूरोक्रेट जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इनके हाथ में है और ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, ये फंड है, ये फाउंडेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है और ये माइन एंड मिनरल एमएमडीआर माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015 में ये बॉडी बनी हुई है। इसके अलावा माइन होल्डर में क्या होता है कि यहाँ पे 10% ऑफ देयर रॉयल्टी जो है वो इस फंड में क्रिएट करना होता है, जो भी यहाँ पे माइनिंग लीज जिन्हें मिली है जनवरी 2015 के बाद में, क्योंकि ये एक्ट 2015 में आया तो इस तरीके से जनवरी 15 के बाद जो लोग माइनिंग सेक्टर में आए हैं उन्हें 10% रॉयल्टी देनी पड़ती है यहाँ पर इस फंड में। और इस फंड का यूज कहाँ हो जाएगा, डेवलपमेंट में, कहाँ हो जाएगा, एडवर्स इम्पैक्ट को कम करने में, जो भी ऑब्जेक्टिव पड़े थे उनको अचीव करने में। अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा रिक्वायर्ड इन शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया में इस पूरे प्रोसेस में ये डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एरिया में, क्योंकि आपको पता है जैसे हमारे इवन हमारे जो 73rd 74th अमेंडमेंट के प्रोविजन है वो भी बाद में पेसा एक्ट वगैरह बना के वहां अप्लाई किए गए थे शेड्यूल एरियाज में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा पीएमकेएसवाई जो फंड है जो इसका पीएम के किरण नहीं है, ये के वाई है, ठीक है, प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक है। इसमें क्या है, एटलीस्ट 60% इस फंड का इन चीजों में जाएगा और 40% जो है अप टू 40, क्योंकि ये एटलीस्ट है ना तो मिनिमम 60 है तो ये हो सकता है 70 हो जाए, तो ये अप टू 40 है, मैक्सिमम 40 है, तो ये अगर 70 है तो ऑटोमेटिकली ये 30 बचेगा, तो ये एटलीस्ट 60 है, ये अप टू 40 है। नॉट इम्पॉर्टेंट, फिल्म्स में इतना नहीं है फोकस करने को, लेकिन स्टिल पता होना चाहिए दैट ज्यादा इसमें जाता है, कम थोड़ा इस चीजों में जाता है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट लिखा है तो फिर मिनरल वाला जितना आ रहा है वो सारा लेके आप बड़ी बड़ी चीजों में और ज्यादा कुछ फैक्ट्री वगैरह लगाने लगे, नहीं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखो यहाँ रखा गया है, डेवलपमेंट यहाँ रखा, उसके पहले मेजर जो है वो वेलफेयर वगैरह है लोगों का, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट भी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो आज हमने 5वीं मिनिस्ट्री हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं और दिस इज प्रोबेबली द लास्ट वन इटसेल्फ, ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में बेसिकली आपको पढ़ना है ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज क्या है, इसका मोटो है सबका साथ सबका गांव सबका विकास, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बीच में आ गया सबका गांव, ठीक, क्योंकि गांव की बात हो रही है। ग्राम स्वराज अभियान एक कैंपेन है, स्पेशल फोकस था ऑन इंटरवेंशन ऑन 7 स्कीम इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। जो 7 स्कीम है वो ये है आपकी स्क्रीन पर, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, उजाला थी ये वाली, ठीक है, ये एलईडी बल्ब वाली है उजाला, ठीक। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष, तो ये सारी 7 स्कीम्स हैं, इनकी रेस्पेक्ट में लोगों को अवेयर करना, जागरूकता फैलाना, इनके चीजों को जो भी बेनिफिट्स हैं उनको बताना, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं ग्राम स्वराज अभियान के तहत, ओके। So we have covered Ministry of Panchayati Raj. Apart from that, we have covered Ministry of Mines, we have covered Ministry of Law, we have covered Ministry of HRD, and also we have covered today other things जो हमने पढ़ी है, Ministry of लेबर एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज 5 मिनिस्ट्री कवर करी। दिस इज इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून फॉर मोर लेसन्स, आगे आने वाले लेसन्स में और भी यहाँ पर वीडियोस आने वाले हैं, 2-3 वीडियोस और इसमें हो सकता है लगे, तो इन दोज वीडियोस आई विल ट्राई टू कवर द थिंग्स, रिपीट वगैरह भी कराता रहूंगा ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। जो लोगों ने पुराने लेसन्स नहीं देखे हैं, यू कैन वॉच द प्रीवियस लेसन्स। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।